हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो हमारा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा था कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्या प्रोसेस हो सकती है रूरल डेवलपमेंट की, कैसे जो है रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, क्यों जो है रूरल डेवलपमेंट जरूरी है, प्लस जो रूरल क्रेडिट या फिर हम बोले रूरल बैंकिंग वाला जो कंसेप्ट था उसे हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में किया था कंप्लीट। आई होप सो कि पार्ट 1 आप सभी लोग देख चुके हैं और अपना उतना पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को, जिसमें हम लोग जो है और भी आगे के कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। बेसिकली इसी के अंदर जो वेरियस सब टॉपिक्स है उसे हम लोग जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं कवर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। क्या मतलब है इसका बेसिकली मतलब है या तो आप इसको एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम यू कैन से, और यू कैन से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब इसमें आता क्या है, तो देखो जब भी हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की, ठीक है, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की भी बात करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट का हो तो उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम जब आपका प्रोडक्ट बन गया है तो उसको असेंबल करना, उसको स्टोर करना, उसमें अगर कुछ और चीज आपको करना है तो वो उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको प्रॉपर्ली सेल आउट करना, पैकेजिंग करना, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो जब हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब वो है कि जब आपके जो फूड ग्रेन्स है या आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो ग्रो होकर तैयार हो चुके हैं, अब उनका जो है हार्वेस्टिंग, उसके बाद में पैकेजिंग, उसके बाद में जो है ट्रांसपोर्टेशन, अगर स्टोरेज है तो वो, एंड सेलिंग आउट। दिस इज ऑल व्हाट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across the country। ठीक है, तो इट इज बेसिकली व्हाट, असेंबल करना, ठीक है, मतलब सबको जो है इकट्ठा करना, उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस क्या है ना स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक खेत पर आपने फॉर एन एग्जाम्पल मान लो व्हीट जो है वो ग्रो किए, ठीक है, ये हार्वेस्ट हो गए, ये जो है उस फार्मर के घर पर आ गए, डायरेक्टली जो है ये जो वीट्स है ये डायरेक्टली जाकर सेल आउट नहीं होंगे, उसके बाद में घर पर आने के बाद में भी जो है थोड़ी बहुत उसमें प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो वीट का कचरा है वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाता है। तो कचरा जो है वो जो है डिफरेंशिएट होकर वो अलग हो गया है, और जो ग्रेन्स है फिर वो पैक होकर और सेल आउट किए जाएंगे। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग इज बेसिकली कि आप जो है क्वालिटी के हिसाब से क्या करोगे, उसको डिस्टिंग्विश करोगे। ठीक है, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। It involves different activities for movement of farm produce from the producer to the ultimate consumer। ठीक है, तो इसमें जो है वेरियस एक्टिविटीज आ रही है कि एक प्रोड्यूसर से जो है एक कंज्यूमर तक जो ये सारे फार्म प्रोड्यूस पहुंचेंगे, उसके बीच में जो सारी एक्टिविटीज है दैट आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ऑल राइट, देन उसके बाद में व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दी फार्मर्स। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है बेसिकली। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग दैट इज जो है प्रॉपर आपके पास में एक मार्केट सिस्टम हो, प्रॉपर सारी चीजें हो, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो है जो आपके फार्मर्स हैं वो वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। ठीक है, मतलब कि पहले ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें वो लोग फेस करते थे, तो उसकी वजह से फिर जो है एक प्रॉपर एक रेगुलेटेड मार्केटिंग सिस्टम जो है वो लेकर आया गया, और प्रॉपर जो है गवर्नमेंट भी इन सारी चीजों में, मतलब गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो इंपॉर्टेंट बन गया हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। ठीक है, सो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, फर्स्ट वन इज मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। क्या होता है ना, कभी अगर आप फार्मिंग बैकग्राउंड से हो तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे, इफ नहीं तो अगर कोई भी लाइक आपके जान पहचान में फार्मिंग बैकग्राउंड से हो तो उससे थोड़ा सा पूछना। ठीक है, आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्या होगा ना, विजुअलाइज हो जाएगी, और बाकी मैं बता रही हूँ तो आप विजुअलाइज करते जाओ। आप लोगों ने एक टर्म तो सुना ही होगा, मंडी। मंडी में क्या होता है, जो फार्मर्स है वो जाते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। ठीक है, कौन खरीदता है वहां पर,
ट्रेडर्स खरीदते हैं, वहां पर अलग अलग लोग होते हैं जो कि उन पर्टिकुलर जो आपके मतलब जो फार्मर्स प्रोड्यूस लेकर जाते हैं उसको परचेज करते हैं, फिर ये जो ट्रेडर्स है ये उसे मार्केट में सेल करते हैं, या फिर जो है अगर फर्दर उन्हें प्रोसेसिंग चाहिए तो उसके लिए वो लेकर जाते हैं, तो वो फिर जो है उनका काम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बिग ट्रेडर्स होता है ना, बेसिकली द ट्रेडर्स जो कि एक इंटरमीडियरी है, फार्मर सीधा जाकर कंज्यूमर को सेल आउट नहीं कर रहा है, फार्मर ने क्या किया, एक ट्रेडर को सेल आउट किया, ट्रेडर फिर जो है कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएगा। तो ये जो बीच में ट्रेडर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो है ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, फार्मर्स को करते थे, फार्मर्स को जो है उनका जो प्रोड्यूस है उसका ट्रू प्राइस नहीं प्रोवाइड करते थे, ठीक है। चीप रेट्स पर फार्मर्स से प्रोड्यूस को परचेज करना और हाई रेट्स पर कंज्यूमर्स को सेल आउट करना, तो ये जो मार्जिन था किसका, प्रॉफिट का, वो हो जाता है इंक्रीज किसके, ट्रेडर के। तो इसके लिए ट्रेडर ये चीज जो है वो फॉलो करते थे, ठीक है। सो इट इज बेसिकली कि ये जो मैनिपुलेशन है बाय बिग ट्रेडर्स, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद में लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन में कमी। मार्केट इंफॉर्मेशन की कमी कैसे समझ में आया, मतलब इसका क्या मतलब हुआ है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है स्टूडेंट्स कि फार्मर्स ना अगर हम लोग आज के फार्मर्स को देखेंगे तो दे आर लाइक वेरी मच अवेयर। आज के टाइम में तो काफी लोग अवेयर हैं कि क्या चीजें मार्केट में चल रही है क्या नहीं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर्स की बात करो, प्रीवियस डिकेड्स की बात करो, तो फार्मर्स भैया हमारे कैसे हैं, एकदम भोले भाले से, ठीक है, मोस्टली इलिटरेट, उन्हें नहीं पता है क्या चीज है कैसे नहीं है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनका तो सबसे ज्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो उन्हें जो है पता ही नहीं कि मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं। ऑलराइट, मान लो ये ट्रेडर ने उन्हें बोला है कि आपका जो प्रोड्यूस है उसके आपको जो है 50 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, 1 kg के 50 रुपीज, लेकिन अगर मार्केट में देखे कि जो कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं वो लोग खरीद रहे हैं 120 रुपीज पर, तो ये तो बहुत ज्यादा हाई मार्जिन किसने रखा, ट्रेडर ने, तो ये तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ ना। इसकी जगह पर ठीक है ट्रेडर अपना प्रॉफिट रखेगा, लेकिन इसको जो है एटलीस्ट 70 to 80 तो प्रोवाइड करना था, 120 है, राइट। तो ये जो है ना कि फार्मर को पता ही नहीं है कि मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, तो फार्मर ने सोचा अरे अच्छा प्राइस है सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। अगर फार्मर को पता होता कि मार्केट में ये प्राइस चल रहा है तो फार्मर ये भी तो बोल सकता था कि रहने दीजिए, मैं डायरेक्टली मार्केट में ही सेल आउट कर देता हूँ, मैं 120 पे नहीं बल्कि 100 पे भी करूंगा तो भी 50 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और लोग जो है वो इनसे खरीद भी लेंगे क्योंकि मार्केट में 120 ये लोग 100 के देंगे, तो राइट। तो इस केस में अगर फार्मर्स के पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपर मार्केट इंफॉर्मेशन हो, तो क्या वो अपने आप का जो है एक्सप्लॉयटेशन होने देंगे, नहीं होने देंगे, है ना, वो ये सारी चीजों को सेल आउट ही नहीं करेंगे, ठीक है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत यही थी कि जो है मार्केट इंफॉर्मेशन की कमी, फार्मर्स को पता ही नहीं कि मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, उन्हें बोल दिया कि मार्केट में तो बहुत इस बार जो है बहुत मंदी चल रही है, तो उन्होंने मान लिया कि ये चल रही होगी मंदी, उन्हें नहीं पता ना, वो इकोनॉमिक्स पढ़कर नहीं आए, आप लोगों ने पढ़ लिया तो अब आपको पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है। देन लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, ये भी एक मेजर इशू है, स्टोरेज फैसिलिटी की बहुत ज्यादा कमी होना। देखो जो आपके फार्म प्रोड्यूस है उन्हें प्रॉपरली स्टोर करके रखना जरूरी है। अगर आप ज्यादा ह्यूमिड प्लेस में स्टोर करोगे तो जो है आपके जो ग्रेन्स है वो खराब हो सकते हैं, ठीक है, या जो प्रोडक्ट्स है वो खराब हो सकते हैं। बाहर आप बारिश में नहीं रख सकते हो, बाहर आप बहुत ज्यादा धूप में नहीं रख सकते हो, तो एक प्रॉपर प्लेस में जो है स्टोर करके रखने की जरूरत है, ठीक है। और फिर जो है वहां पर लाइक इन दी सेंस जो है कि चूहे ना हो जाए, रैट्स वगैरह या और कोई पर्टिकुलर जो है उनमें बीमारी ना लग जाए, किसमें, जो आपके फार्म प्रोडक्ट्स है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर जो है स्टोरेज फैसिलिटी हो। बट वो चीज भी जो है ये फार्मर्स के पास में नहीं थी, ठीक है। तो अब होता क्या था ना कि जब स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो फार्मर्स कम प्राइस पर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर देते थे। रीजन बीइंग कि वो स्टोर करके नहीं रख सकते हैं कहीं पर भी। अगर उन्होंने स्टोर ऐसे ही करने की सोचा कि रखे तो है, क्या बिगड़ रहा है, बारिश आ गई अगर मान लो, तो जो वो प्रोडक्ट्स है वो खराब हो जाएंगे और जितना प्राइस उन्हें मिल सकता था उतना भी नहीं मिलेगा। तो ज्यादा लॉस में ना चले जाएं, इसके जो है उसमें जो है फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स जो थे वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर देते थे। तो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी भी एक बहुत ही मेजर इशू था। तो ये सारी तो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब हमें प्रॉब्लम्स पता है
तो उसका सोल्यूशन तो निकाला जाएगा ना। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें इंटरवीन करती है, ठीक है, ताकि जो है फार्मर्स को एक तो उनका सही प्राइस मिल पाए, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स के लिए, ऑल्सो जो है फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, प्लस जो है ये जो यहाँ पर ये स्टोरेज फैसिलिटी और ये सब की दिक्कत है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम खरीद के रख लेंगे, हम आपको अच्छा प्राइस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम खरीद के रख लेंगे, अगर कभी कुछ जो है फेमाइंस वगैरह आ जाए, कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, तो तब ये जो है प्रोडक्ट यूज करने में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। So therefore, government intervention became necessary to regulate the activities of private traders, ठीक है। नाउ क्या क्या चीजें की गई एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, रेगुलेटेड मार्केट्स लेकर आए गए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डिफरेंट जो है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। दीज आर वेरियस मेजर्स जो कि हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विथ रेगुलेटेड मार्केट्स एंड वन बाय वन जो है हम इन सभी को देखते जाएंगे, ठीक है। चलो तो रेगुलेटेड मार्केट्स पर आते हैं। सो रेगुलेटेड मार्केट्स आर व्हाट, एकदम सिंपल सी चीज है, जैसे नॉर्मल मार्केट है वही मार्केट, बस ये रेगुलेट किए जा रहे हैं। कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, ताकि ये चीज पर चेक रह सके कि कहीं पर भी किसी भी फार्मर का जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी ट्रेडर जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, कोई भी जो ट्रेडर है, जो बिग ट्रेडर है, वो फालतू में जो है किसी भी फार्मर के साथ में जो है अनफेयर मीन्स को यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दे आर व्हाट, रेगुलेटेड मार्केट्स, की यहाँ पर जो है प्रॉपर रेगुलेशन के साथ में जो है सारी चीजें होगी। So the first measure was regulation of markets to create orderly and transparent marketing conditions. Regulated market have been organized with a view to protect the farmers from the malpractices of sellers and brokers. The policy benefited farmers as well as consumers. अब ये पूरी प्रोसेस होगी कैसे रेगुलेटेड मार्केट की, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले अगर हम लोग देखें पूरी अपनी साइकिल को या पूरे अपना जो है इस सिस्टम को, तो एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता है, किसको? ट्रेडर को। ये इनिशियल्स लिख रही हूं, इसी से आपको समझना है, ऑल राइट। देन ये जो ट्रेडर है ये फिर जाकर क्या करता है? कंज्यूमर को सेल आउट करता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है चेन पहले चल रही थी, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि इसको रेगुलेट करो। रेगुलेट कैसे करें? गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम भी इसका पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो एक जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी आ गई। नाउ इसमें रेगुलेशन कैसे होगा? तो गवर्नमेंट ने अपने किसी ऑफिशियल को भेज दिया, ठीक है। उसके बाद में फार्मर्स के ग्रुप से कोई जो है किसी भी एक फार्मर को ले लिया, या हम ये बोले कि हर एक के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, तो वैसे मान लो फार्मर्स के ग्रुप से एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया, एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया ट्रेडर्स के ग्रुप से, ठीक है। नाउ जो है फार्मर का रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेडर का रिप्रेजेंटेटिव प्लस गवर्नमेंट, ठीक है, तीनों मिलकर जो है डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइसेस हैं, ऑलराइट। तो इसमें क्या होगा? फार्मर अपने लिए बोल पाएगा, इसमें ट्रेडर के साथ भी बुरा नहीं होगा कि ट्रेडर भी जो है वो बता सकता है कि चलो ठीक है इतना प्रॉफिट के लिए हम लोग रखेंगे। अब इससे क्या हुआ? फार्मर्स के लिए फायदा हुआ, साथ ही साथ कंज्यूमर्स के लिए भी फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था 50 और 120 वाला, ठीक है। तो मान लो इसने जो है 50 रुपीज में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट किया, ठीक है, और इसने ये मतलब ये पहले वाला बता रही हूं कि ऐसा हो रहा था कि ये 120 पर इसको परचेज कर रहा है, ऑल राइट। नाउ इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के बाद में क्या हुआ? फार्मर्स ने बोला कि जब आप मार्केट में 120 का सेल आउट कर रहे हो तो हमें प्रॉफिट थोड़ा और ज्यादा दे दो, ठीक है। तो फार्मर्स ने बोला कि चलो एक काम करते हैं 70 रखते हैं, ठीक है। इधर ट्रेडर्स ने बोला, या फिर इधर हम ये बोलें कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये भी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा मार्जिन रखा जाए, ठीक है। तो इधर ट्रेडर्स ने बोला कि ठीक है हम 70 पर खरीद के इसको 120 में बेचेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल मना कर सकते हैं, या हम ये बोले कि गवर्नमेंट जो है वो इसको बिल्कुल मना कर सकती है। गवर्नमेंट सारी चीजें देखेगी। गवर्नमेंट ने देखा कि इधर ये 20 का हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो आप 70 पर खरीदो, लेकिन इधर कंज्यूमर को ये सेल आउट होंगे 100 रुपीज में, ठीक है, क्योंकि जो है प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो रहा है। तो ऐसे केस में जो है इन्हें मतलब कि कंज्यूमर्स को भी जो है एक्सप्लॉइट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर
फार्मर के लिए भी अच्छी चीज हो गई कि फार्मर को जो है हायर प्राइस मिल गया, और कंज्यूमर के लिए भी हो गया कि कंज्यूमर को प्रीवियस से क्या हो गया, कम प्राइस पे करना पड़ रहा है। तो रेगुलेटेड मार्केट का जो असर है, या हम ये बोले कि जो उसका बेनिफिट है, वो बिल्कुल हुआ, ठीक है। और इस मैनर में जो है आपका रेगुलेटेड मार्केट चल रहा है कि यहाँ पर जो है रेगुलेशन किसके थ्रू होगा, गवर्नमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स। फिर उसके बाद में आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आर व्हाट, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ये चीज अभी हम लोगों ने देखी, ठीक है। उसके अलावा वी नोट इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन, राइट, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को भी अच्छी की जाए, है ना, ये मेजर हो जाती है ये चीज है। क्या हो रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्सन है, मान लो मध्य प्रदेश की एक जगह है ए, ठीक है, ये एक टाउन है मान लो, यहाँ पर एक फार्मर है, ऑल राइट, वो अपना जो है फूड ग्रेन लेकर गया, व्हीट एंड ऑल लेकर गए, लेकिन उन्हें जो है यहाँ की मंडी में प्राइसेस सही नहीं लगे। उन्हें पता चला है कि जो बी जगह है ना, वहां पर प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं, तो जो फार्मर है उसने सोचा यहाँ सेल आउट करने की जगह यहाँ सेल आउट कर दे, तो हमें सही जो है प्राइसेस मिल सकते हैं। तो वो सेल आउट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो, ठीक है, ट्रेन या बाय रोड जो भी चीज जरूरत है, अगर वो हमारे पास में प्रॉपर है, तो फार्मर्स जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स है उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भी ले जा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत है, और ट्रांसपोर्टेशन इस मैनर में जो है हेल्प कर सकता है। इसके अलावा प्रॉपर जो है स्टोरेज फैसिलिटीज भी होनी चाहिए हमारे पास में। सो द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, रेलवेज, वेयरहाउसेस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो एम करती है कि हाँ वो जो है प्रॉपर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, वेयरहाउस, गोडाउन्स, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज भी सही है। कोल्ड स्टोरेजेस की क्यों जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि बाहर रखे रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, राइट। मम्मी जो मतलब घर में मम्मी होती है वो बहुत सारी चीजों को फ्रिज में रख के रखती है, बिकॉज उन्हें पता है अगर ये बाहर रहेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, राइट। तो वैसे ही जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि बाहर खराब हो सकते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह मेंटेन करके रखे जाए, ठीक है। So the current infrastructure facilities are quite inadequate to meet the growing demand and need to be improved. ठीक है, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंप्रूव करने का जो प्रोविजन है वो लेकर आया गया, लेकिन आज की डेट में अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है दे आर इनएडिक्वेट, ठीक है, और अच्छी होने की जरूरत है, ऑल राइट। देन कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है? सबसे पहले तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि जो है अलग अलग लोग आए, एक जो है उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया, मतलब एक ग्रुप बनाया जिसमें जो है सब लोग एक साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है कि फार्मर्स को बोला गया कि आप सब एक जो है कोऑपरेटिव्स बना लो, ठीक है। कोऑपरेटिव्स बनाने से क्या होगा कि जब बहुत सारे फार्मर्स एक साथ में आएंगे तो वो जो है मार्केट प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो बार्गेन जो है वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो आप जो है आज मतलब सब लोग यही मानो कि हम क्या है, फार्मर्स है, ठीक है। अब आप अकेले अगर जाते हो मंडी में या कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने, और आपको मान लो प्राइजेस मिल रहे हैं 100 रुपीज पर क्विंटल और पर केजी, ठीक है, पर केजी की बोलते हैं, क्विंटल्स में तो थोड़ा जो है मतलब 1800 1500 ऐसे ऐसे प्राइजेस जाते हैं। तो मैंने ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, मुझे रियल फिगर्स मत बताना, ठीक है। सो मान लो 100 रुपीज पर केजी पर जो है आपको कोई जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो लिया जा रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये 100 नहीं, इसके तो मुझे 150 मिलना ही चाहिए। आप अगर बोलोगे भी तो आपके अकेले की बात इतनी अच्छे से नहीं सुनी जाएगी, आपको अनसुना कर देंगे, आपको जो है कुछ भी बोलकर जो है चुप कर देंगे, शांत कर देंगे, और आपका प्रोडक्ट जो है वो 100 पर ही खरीदा जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में 10-15 लोग और हैं, तो सामने वालों को जो है आपकी बात सुनना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि एक था, अगर एक सेल आउट नहीं भी करेगा उसका प्रोडक्ट तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 10-15 फार्मर्स और 10-15 को देखकर अगर बाकी के अगर 10-15 नहीं सेल आउट करेंगे तो ऑब्वियसली ये न्यूज तो फैलनी ही है, और इन्हें देखकर जो है बाकी के फार्मर्स और भी जो है अपने प्रोडक्ट्स एंड ऑल को सेल आउट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में जो है मार्केट में
फार्म प्रोडक्ट्स आएंगे ही नहीं, है ना। तो ये इन सारी चीजों से क्या होगा कि अगर आपके पास में एक बड़ा ग्रुप है तो आपकी बातें ज्यादा सुनी जाएंगी। तो इसके लिए जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग का जो है सिस्टम लेकर आया गया था। So the aim of cooperative marketing is to realize fair price for farmers' products. Under this, marketing societies are formed by farmers to sell the output collectively and to take advantage of collective bargaining in order to obtain better price. ठीक है। So इस सिस्टम के अंदर क्या है कि जो मार्केटिंग सोसाइटीज है वो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों बना रहे हैं, ताकि जो है ये अपने आउटपुट्स को कलेक्टिवली एक साथ में सेल आउट कर सके और कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो है एडवांटेज ये लोग ले सके, ठीक है। Milk cooperatives in Gujarat have been very successful in transforming the social and economic condition of Gujarat and some other parts of the country. ये बहुत ही जो है ना सक्सेसफुल स्टोरी है of milk cooperatives in Gujarat, ठीक है। तो ऐसे ही जो है बाकी के cooperatives भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। However, cooperatives have received a setback during the recent past because of inadequate coverage of farmer members, lack of appropriate link between marketing and processing cooperatives, and inefficient financial management. तो वो होता है ना कि चीजें हमें सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बस वही चीज की ये जो कॉपरेटिव्स एंड ऑल है ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन जो है उसके वेरियस सेटबैक्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। मिल्क कोऑपरेटिव ऑफ गुजरात वाज अ वेरी सक्सेसफुल थिंग और वो अभी भी सक्सेसफुल है, मतलब अभी भी जो है वो सारी चीजें चल रही है। तो वैसे ही अगर दूसरे कोऑपरेटिव्स होते तो वो सक्सेसफुल बन सकते थे, लेकिन देयर आर लाइक कुछ ना कुछ लूप होल्स आ ही जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां आ जाती है, जैसे कि जो है इनएडुकेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स, ठीक है। सारे जो फार्मर मेंबर्स हैं या हम ये बोले कि किसी किसी कोऑपरेटिव्स में बहुत सारे मेंबर्स नहीं भी आ रहे थे, ठीक है, लोग जो है उसमें जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज इनएडिक्वेट कवरेज, ठीक है। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स, ठीक है, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स अगर साथ साथ में मिल जाए, जो सेल आउट कर रहे हैं, जो चीजों को बना रहे हैं, अगर ये दोनों साथ में मिल जाएं तो ज्यादा ये प्राइसेस को जो है इंपैक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है कोई लिंक नहीं थी, ठीक है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, प्रोसेसिंग वाले अलग बोल रहे हैं, मार्केटिंग वाले अलग बोल रहे हैं, अल्टीमेटली फिर वो जो है किसी की बात नहीं सुनी गई। इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सही नहीं हो रहा है। जैसे कि हम फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूं, अगर मान लो 10 दोस्तों का क्या है ग्रुप है, ठीक है, उसमें से आप 10 लोग जो हो, 10 फ्रेंड्स जो हो, वो आप लोग घूमने गए हो, ठीक है, आपने बोला है कि जितना भी खर्चा होगा हम जो है उसको क्या करेंगे, हम उसको जो है इक्वली 10-10 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो सारे लोगों का जो भी एक्सपेंस है वो रख लिया जाएगा, ठीक है। अब एक आपके सब में जो है एक फ्रेंड ने बोला कि एक काम करते हैं, अभी पूरा खर्चा मैं दे देता हूँ, फिर जो है हम लोग पूरा घूम फिर ले, जितना भी एक्सपेंस होगा वो फिर आप डिवाइड करके सबका जितना जिसका जिसका जितना हिस्सा है वो मुझे दे देना। अब हुआ ये, घूम फिर कर तो आ गए, अगर आप में से किसी ने, मतलब 10 में से अगर 1-2 लोगों ने पैसे नहीं भी दिए तो क्या कर लोगे, पैसे अब खर्चा तो हो गया ना, मतलब घूम के तो आ गए ना, अगर पैसे नहीं भी दिए तो क्या उनको ये बोलोगी कि नहीं अब हम आपको घर लेकर नहीं जाएंगे, वो तो ऑलरेडी घर आ चुके हैं, वो ऑलरेडी घूम कर आ चुके हैं। इतना होगा कि आपकी बातचीत बंद हो जाएगी, आप जो है फ्यूचर में ऐसे प्लान्स नहीं बनाओगे, यही चीजें होगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ होगा कि आप क्या जाकर उसका मर्डर करोगे या उसके घर पर जाकर चोरी करोगे, दोनों चीजें नहीं होना है ना। तो ऐसे ही जो है ना कोऑपरेटिव्स में भी पॉसिबल है, राइट। कुछ जो है जैसे कि मान लो कोई ऐसे लोग कोऑपरेटिव्स का मेंबर हो जाएं कि वो थोड़े से लाइक पावरफुल भी हैं और थोड़े ऐसे हैं कि वो जो छोटे लोग हैं उनको और दबाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे केस में फिर जो स्मॉल फार्मर्स है वो इसका पार्टी नहीं बनना चाहेंगे, है ना। तो ये जो है ये वेरियस क्या है, ये वेरियस प्रॉब्लम्स या हम ये बोले कि वेरियस सेटबैक्स जो है वो हमें कोऑपरेटिव्स में देखने को मिले। उसके बाद में आते हैं जो इसका 4th मेजर है, दैट इज डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो है वेरियस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को क्या किया, जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट किया या यूज किया, एंड ये क्या है उन्हें देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो न्यूज में रहता है और जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो है एक मिनिमम प्राइस, ठीक है, एंड दैट इज क्या बोल रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, कि ये जो है गवर्नमेंट का ऐसा मेजर है जिसमें वो उसका मतलब ये है कि जो फार्मर है उसको उसके प्रोड्यूस का मिनिमम इतना प्राइस तो मिलना ही चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो जो है गवर्नमेंट ने बोला 1900 रुपीज पर क्विंटल जो है क्या है आपके वीट का एमएसपी है, तो ये गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि आपके वीट पर आपको पर क्विंटल जो है हम 1900 रुपीज पे करेंगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है। ऑल राइट, तो अब अगर कोई भी फार्मर है वो अगर मार्केट में जाता भी है अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने, ठीक है, मान लो जो है फार्मर जो है वो गवर्नमेंट को ना देकर प्राइवेट जो है ट्रेडर्स को अगर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है और उन्होंने 1800 प्राइस बोला, ठीक है, अब फार्मर का मन हो तो वो इस प्राइस पर सेल आउट करे, नहीं तो गवर्नमेंट तो रेडी है ही इस पर जो है आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, तो आप मत करो इधर सेल आउट, गवर्नमेंट को बेच देना, हर क्विंटल पे 100 रुपीज आपको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑल राइट, कि ये इंश्योर करता है कि फार्मर को एटलीस्ट जो है मिनिमम इतना प्राइस तो उनके प्रोडक्ट्स के लिए मिलना चाहिए। So to safeguard the interest of farmers, government fixes the minimum support prices of agricultural products. Such a price may be regarded as an offer price at which the government is willing to buy any amount of grains from the farmers. ठीक है, ये जो प्राइस है ये क्या है, ये एक ऑफर प्राइस है जिसमें कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हाँ हम जो है कितना भी आपका जो जितना भी अमाउंट, ठीक है, या वी कैन से कि आपकी जितनी भी क्वांटिटी है ग्रेन्स की वो हम खरीदने को रेडी हैं एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, जो भी एमएसपी सेटअप हुआ है। लेकिन एक गवर्नमेंट बोल रही है, ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट ट्रेडर्स को भी मानना ही मानना है, अब वो फार्मर के ऊपर है कि उसे किसे सेल आउट करना है, ठीक है। तो आई गेस कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। देन नेक्स्ट पर आते हैं, इसी के अंदर जो एक और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ठीक है। अब याद रखना इंडिया में बफर स्टॉक जो है वो कौन मेंटेन करके रखता है, या जो है इंडिया में ये जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स है ये कौन करता है, तो इट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एफसीआई, ठीक है। So the Food Corporation of India (FCI) purchases wheat and rice at the procurement prices to maintain the buffer stock. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना वो आपके एमएसपी पर जो है चीजों को खरीदती है, ठीक है, बिकॉज ये गवर्नमेंट के अंदर ही वर्क करिए तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हिसाब से ही वर्क करेंगे, तो ये एमएसपी पर जो है फूड्स को खरीदते हैं। गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ गवर्नमेंट के पास में जो है फूड ग्रेन्स जाएंगे, तो अब गवर्नमेंट इन फूड ग्रेन्स का करेगी क्या, गवर्नमेंट ने बोला हम इसका स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। इसके स्टॉक को मेंटेन करके रखने का क्या मतलब है कि जब भी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए या फिर हम ये बोले कि जब भी सप्लाई में दिक्कत होगी तब यहां से जो है ये फूड प्रोडक्ट्स को मार्केट में रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बफर स्टॉक जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है। इसके अपार्ट भी जो है गवर्नमेंट भी इन चीजों को सेल आउट करती है, तो इसलिए भी जो है गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स एंड ऑल को खरीदती है, जो फार्म प्रोडक्ट्स है उन्हें खरीदती है। So buffer stock is created in the years of surplus production and is used in shortage, ठीक है। तो जब surplus production के ईयर है तब buffer stock क्रिएट किया जाएगा, और जब शॉर्टेज हो रहा है आपके प्रोडक्शन में या शॉर्टेज हो रहा है जो सप्लाई साइड है उसमें, तो इसे जो है यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। It helps to ensure regularity in supply and stability in prices, ठीक है। तो कैसे प्राइसेस चेंज होते हैं ये तो आई गेस आप लोगों को पता है, इतना तो इकोनॉमिक्स हमने जान लिया है कि जब भी डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से तो इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशनरी कंडीशंस अराइज होगी, जो प्राइसेस है वो बढ़ने लगेंगे, है ना। तो ये अगर ये कंडीशन होगी तो प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और प्राइसेस धीरे धीरे आसमान छूने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए प्लस सप्लाई में रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए ये जो बफर स्टॉक है ये यूज होता है, ठीक। देन नेक्स्ट मेजर है दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज पीडीएस, ठीक है। राशन शॉप्स एंड ऑल जो आप लोगों ने सुना होगा, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट जो पुअर लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उन्हें बहुत ही जो है कम प्राइसेस पर फूड ग्रेन्स ऑफर करती है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है।
दैट इज एक्चुअली द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, उसका अगर प्रॉपर नेम बोले दैट इज पीडीएस. So the public distribution system in our country operates through a network of ration shops and fair price shops. ठीक है, तो ये राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू चलता है. फेयर प्राइस शॉप्स का मतलब ही वहीं से उसी से समझ लो कि क्या बोल रहे हैं कि सही दाम जहां पर मिले ऐसी प्राइस शॉप्स. ठीक है, तो दैट इज फेयर प्राइस शॉप्स. सो फेयर प्राइस शॉप्स ऑफर एसेंशियल कमोडिटीज लाइक व्हीट, rice, kerosene, etc. at a price below the market price to the weaker sections of the society. All right. So I guess PDS का concept भी आप लोगों को जो है clear out हो गया है. Now ये various measures हमने पढ़े. अब इन measures का conclusion देख लें थोड़ा सा कि कहाँ पर क्या चीजें सही रही और किसमें जो है और कुछ changes होना चाहिए थे. ठीक है, ऐसे तो हमने हर एक के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जो है उसका conclusion भी देखा था, जैसे कि जो है आपके कॉपरेटिव्स का क्या रहा. ठीक है, ऐसे जो है थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने वहीं पर देख लिया, लेकिन एक बार जो है होलिस्टिक मैनर में इसको समझ लेते हैं. सो एग्रीकल्चरल मार्केट्स आर स्टिल डोमिनेट बाय प्राइवेट ट्रेडर्स लाइक मनी लेंडर्स, रूरल पॉलिटिकल लीडर्स, बिग मर्चेंट्स एंड रिच फार्मर्स. ठीक है, तो आज भी जो है जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स है वो कौन डोमिनेट कर रहा है? जो प्राइवेट ट्रेडर्स है वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे कि मनी लेंडर हो गया, रूरल पॉलिटिकल लीडर्स हो गए हैं, इस काइंड से. ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो हमने देखा, लेकिन स्टिल इट इज मेजरली आपके जो है रेगुलेटेड बाय दी ट्रेडर्स एंड ऑल. ठीक है, प्राइवेट वाले. ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स handled by the government agencies and consumer cooperatives constitute only 10%, while the rest is handled by the private sector. जो सारी चीजें देखी, FCI का कंसेप्ट, ये वो, उसमें अगर देखें तो ये जो है ना गवर्नमेंट का जितना इन सारी चीजों में लाइक कंट्रीब्यूशन है, या हम बोले कि ये जो है गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है, दैट इज टोटल जो आपका प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसका 10%, और बाकी जो 90% है ना दैट इज हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस है वो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर आउट करके दे रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक मेजर प्लेयर है आज भी. ठीक है, देन आते हैं कुछ इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स पर. दैट इज ये सब कुछ तो ठीक है, जो जो मेजर्स लिए उसके वो सारी चीजें ठीक है. ये जो है ना आपका इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये मेजर है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को अच्छा करने का. ठीक है, एंड मेजर में अगर देखा जाए तो एक तो जो लाइक ऑलरेडी मार्केटिंग सिस्टम हमें पता है वो चीज है, उसके अपार्ट कुछ और मार्केटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इमर्ज हुए हैं, एंड वन बाय वन हम इन सारे जो मार्केटिंग सिस्टम्स हैं, मार्केटिंग चैनल्स हैं, इन्हें देख लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला है ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट. ठीक है, फार्मर्स मार्केट क्या है, क्या देखा अभी तक हम लोगों ने कि फार्मर है, बीच में एक इंटरमीडिएट है और फिर कंज्यूमर है. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएरी है वो प्रॉफिट का सब इधर उधर हो जाता है, फिर जो है इधर फार्मर को भी कम प्रॉफिट मिल रहा है और कंज्यूमर को भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है. तो क्यों ना एक चीज की जाए कि डायरेक्टली फार्मर और कंज्यूमर को मिलवा दो. राइट, बीच में जो ट्रेडर है इसको हटा दो. जब इसको हटाओगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, जैसे कि अभी वापस सब जो है पुराने वाले एग्जाम्पल को लेकर आए. क्या बोला था हमने कि फार्मर ने बोला कि हम जो है 70 पर प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे. ठीक है, ये कंज्यूमर को पहले कितना मिल रहा था, 120 में मिल रहा था, अब वही चीज इसको 70 में मिल जाएगी. या फिर मान लो फार्मर बोले कि चलो ठीक है अब डायरेक्टली है 80 बोल दे तो भी ठीक है. ठीक है, तो ये चीज हो गई, तो भी एक जो कंज्यूमर है इसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट ही मिल रहा है, पहले से तो कम ही प्राइस पे करना पड़ रहा है. सेकेंड चीज, फार्मर को भी पहले से ज्यादा जो है अमाउंट मिलेगा. ये डायरेक्ट यहाँ पर जितना प्रॉफिट है पूरा फार्मर का है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो है बीच में ट्रेडर का प्रॉफिट एंड ऑल आएगा. ठीक है, तो ये जो आपके फार्मर्स मार्केट है ये क्या है कि डायरेक्टली फार्मर और कंज्यूमर को मिलवा दो. ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर मार्केट जिसमें फार्मर्स आकर ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेंगे, दैट इज बेसिकली आपके फार्मर्स मार्केट. ठीक है, तो फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर इनकम इफ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस to consumers. As a result, the concept of farmers market was started to give boost to the small farmers by providing them direct access to the consumer and eliminating the middleman. ठीक है, तो जो है middleman को eliminate करके direct consumers और farmers का क्या हो गया
कि जो है मतलब इनके बीच में एक डायरेक्ट लिंक बन गई, तो अल्टीमेटली दोनों के ही जो है प्रॉफिट में काम होगी। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज चैनल्स आर, ये एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है, ये आप लोगों के पास में एमसीक्यूज एंड ऑल में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और याद कैसे रखना है ये ध्यान रखो, जैसे कि अपनी मंडी इन पंजाब, क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी मंडी जो है वो कौन से स्टेट में है, पंजाब, राजस्थान, पुणे, आंध्र प्रदेश, ठीक है, स्टेट, चलो पुणे स्टेट तो नहीं है बट इट्स फाइन, ठीक है, कौन सी प्लेस पर है, तो इन दैट सेंस आपको पता होना चाहिए कि अपनी मंडी जो है वो पंजाब का है, ठीक है, तो इस मैनर में आपको याद करना है। तो अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान तीनों में है, ठीक है, दैट इज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी है। उसके बाद में हदपसर मंडी इन पुणे, रायतू बाजार इन आंध्र प्रदेश एंड उजावर संडीज दैट इज फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु। ये बस इनके नाम है, तो नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। देन उसके बाद में एक चीज है दैट इज अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। अब ये क्या कंसेप्ट है इसको समझते हैं। एक फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर जो भी प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ फार्म प्रोडक्ट्स यहां से मिल रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात समझो स्टूडेंट्स कि फार्म प्रोडक्ट्स बहुत ही यूजफुल है। जितने भी खाने की चीजें आप लोग खाते हो वो कहीं ना कहीं से जो है मतलब उसका जो भी रॉ मटेरियल होगा वो कहीं पर पहले उसको सो किया गया होगा, वो ग्रेन मतलब वो जो भी प्रोडक्ट है वो पूरा बना होगा, रेडी हुआ होगा, एंड देन उसके बाद में हार्वेस्टिंग के बाद में फिर उसके बाद में जो है आपकी उसमें प्रोसेसिंग एंड ऑल की गई होगी, ठीक है। हर एक खाने की चीज में कहीं ना कहीं से जो है वो उसका एक जो एकदम जो बेस रॉ मटेरियल मिलेगा वो कहां से मिलेगा, फार्मर्स के पास से या फार्म जो है एरिया से मिलेगा, राइट। तो ये मल्टीनेशनल और जो नेशनल कंपनीज है, जितने भी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, ये लोग जो इधर उधर के इतने सारे सामान बनाते हैं उसके लिए उन्हें जो है रॉ मटेरियल्स तो चाहिए ना, राइट। तो अब रॉ मटेरियल्स के लिए क्या हो सकता है कि जो नेशनल कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना वो डायरेक्टली अब जो है फार्मर के साथ में पार्टनरशिप में आ रही है। ये कुछ नहीं कि बीच में किसी ट्रेडर या कुछ, वो डायरेक्टली क्या हो रहा है कि डायरेक्टली जो है फार्मर्स के साथ में क्या हो रहा है कि एक पार्टनरशिप डील हो रही है। फार्मर्स प्रोडक्शन जो है वो करके दे देंगे किसको, ये जो कंपनीज है उन्हें, और ये जो कंपनीज है वो उनका पैसा उन्हें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक एग्जांपल पर जाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक चिप्स मेकिंग कंपनी ले लो, ठीक है। चिप्स किससे बनते हैं, पोटैटो से। जनरली चिप्स जो है वो पोटैटो से ही बनाए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चिप्स मेकिंग कंपनी है उसको पोटैटो की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर और स्पेसिफिकली जाए, जैसे कि मान लो हम लोग चले जाएं लेस पर, ठीक है, जाना माना सा हमारे पास में ये ब्रांड है, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, तो यू कैन कनेक्ट, ठीक है। तो लेस वाले को पोटैटो की जरूरत तो पड़ेगी ना, तभी तो वो चिप्स को बनाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या किया लेस ने जो है वेरियस फार्मर्स के साथ में एक जो है डील में ये लोग आ गए, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो हम छोटे छोटे क्वांटिटीज लेंगे, लेस को जरूरत है 10 kgs ऑफ पोटैटोज की, ठीक है। तो लेस ने ढूंढा कि पोटैटो कहां पर सो किए जाते हैं, कौन से फार्मर्स इन्हें सो कर रहे हैं। उन्हें पता चला कि एक फार्मर है, ठीक है, ये इसको सो करता है, ठीक है। तो अब जो है ये जो लेस है उसने बोला इस फार्मर को कि आपको हमारे लिए 10 kgs ऑफ पोटैटो जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। उन्होंने क्वालिटी बता दी कि हमें इस पर्टिकुलर जो है ना, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि किसी भी चीज का एक ही वो होता है, उसमें अलग अलग वेराइटीज भी होती है, तो उन्होंने बता दिया कि उन्हें कौन से वेराइटी के पोटैटो चाहिए। अब ये फार्मर जो है वो इनके लिए 10 kgs ऑफ पोटैटो को बनाकर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि इसका जो प्राइस था वो पहले से डिटरमाइन हो गया, ठीक है, कि इतने प्राइस पर जो है हम आपसे ये पोटैटोज को खरीद कर लेकर जाएंगे। तो एक जो है फार्मर के पास भी एश्योरेंस है कि उसके प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएंगे, दूसरा उसको पता है किस प्राइस पर सेल आउट होंगे, तो ये जो फार्मर है उसके लिए भी सही है, ठीक है। और फार्मर जो है वो डायरेक्टली इन्हें जो है वो सेल आउट कर देगा, तो बीच में और कोई इंटरमीडियरी का भी नहीं आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो इस फार्मर का ही होगा। ऑल्सो ये जो नेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके लिए भी अच्छा है कि वो जब डायरेक्टली फार्मर से जो है कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो बीच में अगर इंटरमीडियरी होते तो सब अपना प्रॉफिट निकालते तो महंगी हो जाती ना चीजें, तो अगर डायरेक्टली यहाँ से मिल रहा है तो थोड़ा जो है कंपैरेटिवली चीप रेट्स पर मिल जाएंगे सारे सामान, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है।
So several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contracts or alliances with farmers. They encourage the farmers to cultivate farm products, vegetables, fruits, etc. of the desired quality. ठीक है, उन्हें जिस पर्टिकुलर क्वालिटी के चाहिए वो बता देंगे कि हमें इस पर्टिकुलर क्वालिटी, इस वेराइटी के प्रोडक्ट चाहिए, तो जो फार्मर्स है वो उस पर्टिकुलर जो है वेराइटी के प्रोडक्ट्स को बना देंगे. ठीक है, they provide them with not only seeds and other inputs but also assure procurement of the produced at pre-decided prices. ठीक है, जो pre-decided prices है उस पर जो है खरीदने का अश्योरेंस मिलेगा. अगर खराब हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट्स तो भी हम इस प्राइस पर खरीद लेंगे उन्हें. ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक अश्योरेंस है कि चलो ठीक है, जो फार्मर है उसको भी जो है प्रॉपरली पता है कि इतने में जो है अपने प्रोडक्ट्स चले जाएंगे. It is argued that such arrangement will help in reducing the price risk of farmers and expand the market for farm products. ठीक है, तो ये चीज बोली गई है कि इससे क्या होगा कि जो प्राइस रिस्क है फार्मर्स के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा. बिल्कुल होगा. अगर हम बोल रहे हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिसाइडेड प्राइस, तो जो प्राइस रिस्क है वो रिड्यूस हो ही रहा है फार्मर्स के लिए, राइट. तो अब जो है फार्मर्स के पास में अश्योरेंस है कि उन्हें इतना प्राइस मिल जाएगा उनके प्रोडक्ट्स के लिए, प्लस जो है जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट भी एक्सपांड होगा. ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है अल्टरनेट चैनल है, दैट इज डायरेक्टली जो है नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में अलायंस मेंटेन करना. ठीक है, एक जो है पार्टनरशिप या एक जो है डीलिंग में एंटर करना. ऑल राइट, सो आई गेस कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो पूरा सिस्टम है वो आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो जल्दी से सुन लो, दैट इज अनअकैडमी पर CUET के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं. CUET की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है. आपका जनरल टेस्ट, आपके जो है लैंग्वेजेस एंड जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, सभी की जो क्लासेस है वो लग रही है. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो जो ह्यूमैनिटीज डोमेन है उसके आपकी जो सारे सब्जेक्ट्स है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट करवाए जा रहे हैं. तो अगर अभी तक आप लोगों ने CUET में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो. इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV. इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच. इन बैचेस में एनरोल करने के लिए भी और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप लोगों को यही कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV. इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, किस टाइम पर कौन सा वीडियो आने वाला है, आपके कौन से एजुकेटर किस जो है वीडियो के साथ में आपको किस समय पर मिलेंगे. आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं. थैंक यू.